Hello everyone. Good morning. I, Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this lecture series of subject Mechanical Engineering Material. And today's topic for discussion is tempering, ma tempering and as tempering. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about the normalizing process. After that, we have discussed about hardening process and we have classified annealing with a normalizing. I hope you have studied the notes and study hard. The learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe with neat sketches the specified heat treatment process. Select relevant heat treatment process for the given material with justification. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So let us start. What do you mean by टेम्परिंग? आप सभी को पता है वैसे टेम्परिंग के पहले हमने जो प्रोसेस किया था उसे हम हार्डनिंग बोलते हैं और हार्डनिंग में हमें जो स्टील मिली थी वो काफी हार्ड थी। ठीक है, तो अगर उस हार्डन स्टील की जो हार्डनेस है और हमें उसे थोड़ा सा उसमें डक्टिलिटी लाना है, उसके हार्डनेस को थोड़ा कम करना है, मतलब उस स्टील को हमें सॉफ्ट बनाना है, उस हार्डन स्टील को अगर हमें सॉफ्ट बनाना है तो जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है उसे हम टेम्परिंग कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं टेम्परिंग क्या होती है। तो हार्डनिंग ट्रीटमेंट डेवलप मैक्सिमम हार्डनेस, एक्सलेंट वियर रेजिस्टेंस एंड हाई स्ट्रेंथ इन द स्टील। ये हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा है। At the same time, it is adversely affect the ductility, toughness and brittleness. It means क्या होता है, जैसे ही हमने हार्डनिंग प्रोसेस से हार्डनेस बढ़ाया है, एट द सेम टाइम उस स्टील के कंपोनेंट की डक्टिलिटी, टफनेस और ब्रिटलनेस कम हो जाती है। Therefore, hardening is always followed by another heat treatment known as tempering. इसलिए हम हार्डनिंग के बाद जो नेक्स्ट हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम टेम्परिंग बोलते हैं। So let us take a look how a tempering is done. So tempering is a process where steel is reheated after it is been quenched to a temperature below the transformation temperature for an appropriate time for an hour or more depending on its size and cooling back to room temperature. तो टेम्परिंग हम कैसे करते हैं? टेम्परिंग में हम स्टील को हीट करते हैं एट ए ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर। उसके बाद उसका जो होल्डिंग पीरियड हम रखते हैं 1 घंटे या 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, और उसके बाद हम उसको रूम टेम्परेचर तक उसे हम कूल करते हैं। जो फ्रेशली जो मार्टेनसाइट मिला था वो बहुत हार्ड था बट डक्टाइल नहीं था। तो अगर हम टेम्परिंग करते हैं तो उसके वजह से उस स्टील के कंपोनेंट में डक्टिलिटी काफ़ी अच्छे से आ जाती है और थोड़ा सा हमें स्टील की जो स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ा सा सैक्रिफाइस हमें करना पड़ता है। ओके, सो टेम्परिंग इज अ सब क्रिटिकल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू इम्प्रूव द टफनेस ऑफ हार्डन स्टील। जब हमें जो हार्डन स्टील है उसकी अगर हमें टफनेस बढ़ानी है तो टेम्परिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्प्रिंग्स बनानी है तो स्प्रिंग्स में वो हार्ड तो रहनी चाहिए और उसकी टफनेस भी बहुत अच्छी चाहिए। तो अगर हमें स्टील बनाने हैं, हैमर्स बनाने हैं, तो इसमें इस प्रकार की स्टील का यूज होगा। तो हमें उन स्टील के कंपोनेंट के ऊपर या उस स्टील के ऊपर हमें टेम्परिंग या जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो करना अनिवार्य होता है। लेट अस डिस्कस द बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग करने से इट रिलीव्स द रेसिडुअल स्ट्रेसेस, मींस जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस हार्डनिंग करते वक्त उस स्टील के अंदर क्रिएट हो गए थे या प्रोड्यूस हो गए थे वह हम निकाल सकते हैं। इट आल्सो improves द डक्टिलिटी, टेम्परिंग improves द टफनेस, हार्डनेस and it also increases the percentage elongation. The percentage elongation means nothing but a
डक्टिलिटी। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ टेम्परिंग। जो टेम्परिंग स्टील है या टेम्पर स्टील है वो कनेक्टिंग रॉड्स बनाने के लिए, शाफ्ट्स बनाने के लिए, गियर्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से कॉइल स्प्रिंग, लैमिनेटेड स्प्रिंग, हैमर्स और चिजल्स बनाने के लिए हम टेम्पर्ड स्टील का यूज करते हैं। Now let us discuss about the मार टेम्परिंग प्रोसेस। मार टेम्परिंग प्रोसेस को हम स्टेप क्वेंचिंग भी बोलते हैं। अब इसको हम स्टेप क्वेंचनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम मार टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं तो मार टेम्परिंग प्रोसेस में जो कूलिंग की जो प्रोसेस होती है ये हम 2 बार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मार टेम्परिंग जो प्रोसेस होती है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम स्टील को तो हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग द स्टील टू ए हार्डनिंग टेम्परेचर, हमने उसको हार्डनिंग टेम्परेचर तक क्या किया, हीट किया। देन इट इज क्वेंच इन अ मीडियम हैविंग ए टेम्परेचर फ्रॉम 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करते हैं, जो हीटेड स्टील है उसे एक साल्ट बाथ में या ऐसे कोई मीडियम में जिसका टेम्परेचर, जिसका खुद का टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिर क्या होता है, द स्पेसिमन मतलब द स्टील, द स्पेसिमन इज हेल्ड अंटिल इट रीचेस द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। फिर क्या होता है, जब तक उस स्टील का और उस मीडियम का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में जब तक आता नहीं, मतलब सेम नहीं होता, तब तक हम उसको वहीं पे रख देते हैं। एंड देन इट्स कूल्ड फर्दर पे रूम टेम्परेचर इन एयर एंड समटाइम्स इन ए कूल। उसके बाद फिर हम उसको कूल करते हैं रूम टेम्परेचर तक। कहाँ पे, एयर में, या फिर हम ऑयल में उसको कूल करते हैं। तो मार टेम्परिंग प्रोसेस में स्टील को हीट करेंगे, फिर एक क्वेंचिंग मीडियम में वहां पे डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, जिसका खुद का टेम्परेचर 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिर दोनों का टेम्परेचर लेवल तक आने देते हैं हम, और उसके बाद फिर बाहर निकाल के उसको एयर में या ऑयल में ठंडा करते हैं। द होल्डिंग टाइम इन द क्वेंचिंग बाथ शुड बी सफिशियंट, है ना। जो भी हम टाइम देंगे होल्डिंग टाइम क्वेंचिंग बाथ में, वो थोड़ा सफिशियंट होना चाहिए टू एनेबल अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर टू बी रीच थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। मतलब जो स्टील का जो पूरा क्रॉस सेक्शन है उसमें सेम टेम्परेचर रहना चाहिए, बट लॉन्ग इनफ टू कॉज ऑस्टेनेटिक डिकम्पोजिशन। ओके, जो मार टेम्परिंग प्रोसेस होती है वहां पे आस्टेनाइट जो होता है वो पूरा का पूरा मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर एज एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न। मार टेम्परिंग में आस्टेनाइट जो होता है वो पूरा का पूरा मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होता है। दिस हीट ट्रीटमेंट विल प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर ऑफ मार्टेनसाइट एंड रिटेन आस्टेनाइट इन हार्डन स्टील। बराबर है, हमें यहाँ पे मार्टेनसाइट मिलता है और रिटेन आस्टेनाइट मिलता है हार्डन स्टील। इसके कुछ एडवांटेजेस है, इट रिजल्ट्स इन अ लेस डिस्टॉर्शन एंड वार्पिंग, हमें वहां पे डिस्टॉर्शन और वार्पिंग कम मिलता है। ड्यू टू मार टेम्परिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेंचिंग बिकम्स लेस, है ना। ड्यू टू मार टेम्परिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेंचिंग बिकम्स लेस। Let us discuss the next tempering, that is ash tempering or isothermal quenching. Okay. So this is second method that can be used to overcome the restriction of conventional quenching and tempering. जो हमने इसके पहले जो quenching किया था या जो hardening process किया था उससे थोड़ा ये advance है. The quench is interrupted at higher temperature than the mar tempering to allow the metal at the center of part to reach the same temperature as the surface. तो वहां पे क्या हुआ था मार टेम्परिंग में, आपको याद होगा, तो मार टेम्परिंग में हमने 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने उस बात का साल्ट बात का उस मीडियम का टेम्परेचर रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस आस टेम्परिंग प्रोसेस में हमने उस क्वेंचिंग मीडियम का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रखा है, ताकि जब वो कूल होगा तो हर एक सरफेस पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर की लेयर बननी चाहिए। बाय मेंटेनिंग दैट टेम्परेचर बोथ द सेंटर एंड सरफेस आर अलाउड टू ट्रांसफॉर्म टू बाइनाइट। ये बात आपने ध्यान में रखना है कि आस टेम्परिंग में हमें क्या मिलता है, बाइनाइट, ये जो फेज है वो हमें मिलता है। एंड आर देन कूल टू रूम टेम्परेचर, और उसके बाद हम उसको कूल करते हैं रूम टेम्परेचर तक। लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ आस टेम्परिंग। एडवांटेजेस में ऐसा है कि यहाँ पे जो है डिस्टॉर्शन वो बहुत कम होता है, लेस डिस्टॉर्शन मिलता है, और क्रैक जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना। जो भी स्टील हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसमें क्रैक फ्री
टाइप ऑफ स्टील हमें आस्क टेम्परिंग में मिलती है। नो नीड फॉर फाइनल टेम्परिंग, है ना, फाइनल टेम्परिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें टफनेस में इंप्रूवमेंट मिलता है देन एंड दैट इज हायर देन द कन्वेंशनल क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग, और इससे हमें डक्टिलिटी भी अच्छी मिलती है। तो दीज आर द सर्टन एडवांटेजेस ऑफ आस्क टेम्परिंग प्रोसेस। फिर आप सभी को आस्क टेम्परिंग और मार टेम्परिंग के बीच में का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो हम अभी एक वन बाय वन उसको समझते हैं। तो आस्क टेम्परिंग क्या है? ये आइसोथर्मल हार्डनिंग है। आस्क टेम्परिंग क्या है? ये आइसोथर्मल हार्डनिंग है। तो ये पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू कि आस्क टेम्परिंग मतलब क्या है? तो इट इज आइसोथर्मल हार्डनिंग। और मार टेम्परिंग क्या है? इट इज अ मार्टेनसाइट टेम्परिंग। इट इज अ मार्टेनसाइट टेम्परिंग। फिर आपको पता होना चाहिए कि आस्टेनाइट में, आस्क टेम्परिंग में आस्टेनाइट बाइनाइट में कन्वर्ट होता है। आस्क टेम्परिंग में आस्टेनाइट किस में कन्वर्ट होता है? बाइनाइट में। और मार टेम्परिंग में क्या होता है? मार टेम्परिंग में आस्टेनाइट मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होता है। आस्टेनाइट किस में कन्वर्ट होता है? मार्टेनसाइट में। और आस्क टेम्परिंग में जो देखिए हमने देखा था कि आस्क टेम्परिंग में जो क्वेंचिंग बात है उसका टेम्परेचर देखिए ज़्यादा है, 200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम रखते हैं, ताकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर सरफेस के ऊपर बनना चाहिए पूरे थ्रू आउट द स्टील। और मार टेम्परिंग में क्या होता है कि हमने उसका टेम्परेचर कितना रखा है? 180 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देयर इज नो डिस्टॉर्शन एंड वार्पिंग। वहाँ पे डिस्टॉर्शन भी नहीं रहता है और वार्पिंग भी नहीं रहता है। और यहाँ पे मार टेम्परिंग में जो भी स्टील रहेंगी उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन और थोड़ा सा वार्पिंग रहेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक्स आस्क टेम्परिंग में तो बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है, और मार टेम्परिंग में थोड़े बहुत क्रैक्स आ सकते हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है आस्क टेम्परिंग और मार टेम्परिंग के बीच में का, ये आपको पता होना चाहिए। So these are the unit outcome achieved. Describe with neat sketches the specified heat treatment process. Select the relevant heat treatment process for the given material with a justification. Let us review the today's lecture. In today's lecture, we have learned about tempering process, Mar tempering process and Ash tempering process. So these are the program outcomes that we have achieved after successful completion of this lecture. So these are the most likely questions that are asked in MSBT. Describe tempering process, describe Mar tempering process, describe Ash tempering process, differentiate between Mar tempering and Ash tempering. So thank you very much guys. In next lecture, we will study about surface hardening and case hardening methods. So you हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. Stay home, stay safe.